बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि जो जनरली एनालिसिस के हवाले से उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और किन किन बेसिस के ऊपर उनको कैटेगराइज किया जा सकता है। उन कैटेगरीज़ को हम देखेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल एज यू नो। सो एनालिसिस जब आपने देखा होगा, क्योंकि हमने एनवायरमेंटल एनालिसिस को फोकस करके पढ़ना है इसको, तो जनरली जो एनालिसिस के हवाले से कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वही इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। सो टाइप्स ऑफ एनालिसिस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में फौरी तौर पे दो टाइप्स आती हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। Qualitative analysis are those analysis which answer which substance is present in the given sample. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई सैम्पल है एनवायरनमेंट के हवाले से, अगर हम बात करें तो वाटर सैम्पल है, तो उसके अंदर अगर आपने बता दिया आफ्टर एनालिसिस के इसके अंदर क्लोराइड भी मौजूद हैं, नाइट्रेट्स भी मौजूद हैं, सल्फेट्स भी मौजूद हैं, विदाउट टेलिंग द क्वांटिटी, तो ये बेसिकली उसके क्वालिटेटिव एनालिसिस हैं जिसके अंदर आपने मुख्तलिफ जो आइंस हैं दैट इज़ क्लोराइड, सल्फेट्स या नाइट्रेट्स, उनकी मौजूदगी वाज़ेह किया। सो बेसिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस इज़ कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन और इन अदर वर्ड्स नेचर ऑफ अ केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो उस हवाले से ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर क्या करता है, फोकस करता है। सेकंड कैटेगरीज़ के अंदर हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इट आंसर्स हाउ मच ऑफ दैट पार्टिकुलर स्पीशीज और सब्सटेंस या एनालाइट इज प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। सो इट इज़ कंसर्न विद द डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। अब अगर आपने प्रीवियस एग्जांपल ही मैं लूँ तो आपने बता दिया कि इस जो सैंपल है इसके अंदर जो क्लोराइड्स है वो इतने मिलीग्राम पर लीटर मौजूद हैं या इतने मोल्स पर लीटर किसी भी जो केमिकल कंपाउंड है उसका मौजूद है, तो ये बता देना विद क्वांटिटी जो है ये कंसर्न करता है विद क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्रिहेंसिव रिज़ल्ट देते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको नेचर बता रहे होते हैं उस केमिकल सब्सटेंस की, बल्कि साथ साथ एक गिवन सैंपल के अंदर उसकी क्वांटिटी भी आपको बता रहे होते हैं। So quantitative analysis involves identification as well as quantification of that particular analyte, because a numerical value must be ascribed to a particular substance. अब quantitative analysis में आप बगैर numerical value के बात नहीं कर सकते। So for example analysis of mercury in waste effluent. Effluent से मुराद मतलब जो इंडस्ट्री के प्रोसेस के दौरान जो फाइनल जो आपके पास एफ्लुएंट वाटर आ रहा है उसके अंदर अगर हम मरकरी को क्या करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस सिर्फ ये बताएंगे कि उस स्पेसिफिक जो सैंपल है उसके अंदर मरकरी मौजूद है या नहीं है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हैं विल टेल अस एग्जैक्टली हाउ मच मरकरी इज़ प्रेजेंट। तो ये पूरे का पूरा बताएंगे कि इतने ग्राम और कितने ग्राम सैंपल है उसके अंदर मौजूद है, या कितने किलोग्राम सैंपल के अंदर इतने ग्राम मरकरी मौजूद है, या इतने मिलीग्राम मरकरी इतने ग्राम सैंपल के अंदर मौजूद है। तो जो भी यूनिट इस्तेमाल किया जाए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो ना सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करते हैं बल्कि क्वांटिफाई भी करते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर भी एक हिडन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है, उसको कुछ एग्जांपल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ अ रिजल्ट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस इज़ नेगेटिव, फॉर एग्जांपल हमने एक स्पेसिफिक एनालाइट के लिए एनालिसिस किया क्वालिटेटिवली और उसका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आया, तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो सब्सटेंस मौजूद नहीं है उस सैंपल के अंदर। नॉर्मली जो है मुख्तलिफ जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी अपनी अपनी लिमिट्स होती हैं कि वो इतने लोअर लेवल तक जो है उस जो एनालाइट है उसको क्या कर सकते हैं, क्वालिटेटिवली आपको आइडेंटिफाई करके दे सकते हैं। अगर वो एनालाइट उस कंसंट्रेशन से कम अमाउंट में मौजूद है तो वहाँ पे बेसिकली आपका जो मेथड है उसकी लिमिट ख़त्म हो गई। अब जब मेथड की लिमिट ख़त्म हो गई है तो
इसका मतलब वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा फॉर दैट स्पेसिफिक एनालाइट। वो जब रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो आप कहेंगे कि क्वालिटेटिवली इस सैंपल के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो टोटली एब्सेंट है। आप मेथड वहाँ पे मेंशन करेंगे और उस मेथड की जो रेंज है जिसके अंदर वो आइडेंटिफाई कर सकता है उस सब्सटेंस को, उस एनालाइट को, वो रेंज वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी होगी, ताकि ये स्पेसिफिकली बताया जाए कि जो पर्टिकुलर आपका एनालिसिस है उसका रिस्पॉन्स लिमिट इतनी थी और उतनी लिमिट के अंदर जो पर्टिकुलर एनालाइट है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सका। स्पेसिफिकली स्पीकिंग, इट merely implies that the substance is present at a level below that at which the analysis responds. सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम कुछ और कैटेगरीज के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। एक कंप्लीट एनालिसिस है, सेकेंडली अल्टीमेट एनालिसिस है एंड थर्डली पार्शियल एनालिसिस है। कंप्लीट एनालिसिस से मुराद क्या है? इन कंप्लीट एनालिसिस ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सैंपल इज डिटरमिन्ड। अब इसका मतलब है कि आपको एक वाटर का सैंपल दे दिया गया है एनवायरनमेंट के किसी भी लेक से या किसी इंडस्ट्री से लेके, तो अब आपने उसको कंप्लीट एनालिसिस हम रात के जितने भी एनवायरनमेंट के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी एनाइंस हैं, क्लोराइड्स हो गया, सल्फेट्स हो गया, नाइट्रेट्स हो गया और बहुत सारी स्पीशीज़ हो गई, हैवी मेटल्स हो गया, इसके अलावा उसकी पीएच होगी, सीओडी होगी, बीओडी होगी, जितने भी पैरामीटर्स मेंशन्ड हैं वो सारे के सारे अगर आप उस सैंपल के अंदर डिटरमिन करेंगे तो इसका मतलब आप कंप्लीट एनालिसिस उस सैंपल के करने जा रहे हैं। सेकंड थिंग है अल्टीमेट एनालिसिस। अल्टीमेट एनालिसिस कंसर्न विद ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द सैंपल इज डिटरमिन्ड विदाउट रिगार्ड टू द कंपाउंड प्रेजेंट। अब अल्टीमेट एनालिसिस से मुराद क्या है कि आपने जो एलिमेंट है उसको बेसिकली डिटरमिन करना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में मौजूद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मरकरी आपने किसी सैंपल के अंदर डिटरमिन करना है तो आपको इससे कोई कंसर्न नहीं कि वो मर्क्यूरिक सल्फेट की शक्ल में मौजूद है, मरकरी क्लोराइड की शक्ल में मौजूद है, मर्क्यूरिक नाइट्रेट की शक्ल में मौजूद है। आपने ओवरऑल उस सैंपल के अंदर जितना भी मरकरी चाहे वो जिस फॉर्म के अंदर भी मौजूद है उसको डिटरमिन करके उसका रिज़ल्ट देना है। इसको हम अल्टीमेट एनालिसिस का नाम देते हैं। तो उसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द सैंपल इज डिटरमिन्ड विदाउट रिगार्ड टू द कंपाउंड प्रेजेंट। तो कंपाउंड की नेचर से वो रिलेट नहीं करता, तो वहाँ पे वो मेथड बेसिकली अप्लाई करेंगे जो कि एक स्पेसिफिक एलिमेंट को कम्प्लीटली एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, दैट इज़ पार्शियल एनालिसिस। इट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ वन और सेवरल बट नॉट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ सैंपल इज डिटरमिन्ड। तो इसका मतलब क्या है कि पार्शियल एनालिसिस के अंदर हम मुकम्मल यानी कि कंप्लीट एनालिसिस का ये रिवर्स है कि हम एक या एक से ज़्यादा 2, 3, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट को डिटरमिन करते हैं, कंप्लीट एनालिसिस नहीं करते, यानी कि ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट को एनालाइज नहीं करते। इसको हम क्या नाम देते हैं? पार्शियल एनालिसिस। अब ये पार्शियल एनालिसिस जब आप सैंपल लेके आते हैं तो जो एनालाइज करवाने वाला है या जो आपके एम्स हैं वो तय करेंगे कि आपने कौन कौन से इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट डिटरमिन करने हैं, या कोई एजेंसी आपसे कह रही है कि भी हमें इस सैंपल के अंदर फलां चीज़ों को एनालाइज करके दिया जाए, तो वो इंडस्ट्री तय करेगी कि आपने कौन कौन से एनालिसिस करने हैं। तो वो जो रिज़ल्ट्स होंगे उनको हम पार्शियल एनालिसिस के तौर पे लेंगे। ठीक हो गया? ये 3 कैटेगरीज थी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। नेक्स्ट चलते हैं कि एनालाइट की अमाउंट की बेस पे भी हम एनालिसिस को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। अब ये चीज़ मैं बताता चलूँ आपको कि सैंपल और एनालाइट में डिफरेंस है। एनालाइट वो स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट या वो स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है जो किसी सैंपल के अंदर हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं या डिटरमिन करते हैं। तो सैंपल क्या होता है? सैंपल एक समझ लें कि बिग आप कह लें कंपैरेटिवली बड़ी चीज़ का नाम है सैंपल, जिसके अंदर मखसूस एनालाइट्स आप क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं। सो एनालाइट की अमाउंट की बेस पे हम एनालिसिस को क्या करते हैं? कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मैक्रो एनालिसिस, देन माइक्रो या इसको ट्रेस एनालिसिस का नाम भी दिया जाता है, और थर्डली अल्ट्रा ट्रेस एनालिसिस है। मैक्रो एनालिसिस मैक्रो एनालिसिस इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट
प्रेजेंट एट हायर कंसनट्रेशन। अब मैक्रो का मतलब भी बड़े का है, तो इसका मतलब ये है कि वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो सैंपल के अंदर मौजूद हैं, वो मेजर एनालाइट जो हायर कंसनट्रेशन के अंदर मौजूद हैं, उनको अगर हम किसी एनालिसिस के अंदर डिटर्मिन करते हैं तो उस एनालिसिस को हम मैक्रो एनालिसिस के तौर पे कैटेगराइज करेंगे। तो सेकंड टाइप है दैट इज़ माइक्रो और ट्रेस एनालिसिस। इसके अंदर जो बेसिकली हम डिटर्मिन करते हैं वो एनालाइट्स या वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर मौजूद होते हैं। जनरली इट इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ दैट इज़ 0.1 पार्ट्स पर बिलियन टू 100 पार्ट पर मिलियन। तो इस रेंज के अंदर अगर एनालाइट मौजूद हो और उसको हम डिटर्मिन करें तो इस तरह के एनालिसिस को हम क्या नाम देते हैं, माइक्रो एनालिसिस या ट्रेस एनालिसिस का नाम देते हैं। जो थर्ड कैटेगरी है वो अल्ट्रा ट्रेस एनालिसिस है, यानी कि जो लोअर लिमिट थी माइक्रो ट्रेस एनालिसिस, उससे भी कम कंसंट्रेशन के अंदर अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो डिटर्मिन करते हैं, दैट इज़ कि आप 0.1 पार्ट्स पर बिलियन से भी कम अमाउंट में मौजूद कोई एनालाइट है उसको डिटर्मिन करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो जो एनालिसिस है वो कैटेगराइज होंगे एज अल्ट्रा ट्रेस एनालिसिस। तो इट इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट अ लेवल लोअर देन इन ट्रेस एनालिसिस दैट इज़ लेस देन 0.1 ppb। सो ये तीन कैटेगरीज बेस करती हैं एनालिसिस की ऑन द अमाउंट ऑफ एनालाइट। सिमिलरली मेथड की बेस पे भी हम एनालिसिस को डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले है डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस, सेकंड है नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस। अब डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस क्या होते हैं? दीज इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ अ मेथड और टेक्निक विच डिस्ट्रॉयज द सब्सटेंस इन द क्वेश्चन ड्यूरिंग एनालिसिस। अब ये आप लोगों ने लेबॉर्ट्री के अंदर जब प्रैक्टिकल्स किए होंगे, फॉर एग्जांपल आप साल्ट एनालिसिस करते हैं या कंपाउंड एनालिसिस करते हैं, तो आप जो सैंपल आपको दिया जाता है कंपाउंड, फॉर एग्जांपल आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, तो आप उसके एक एनालिसिस में एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि आपने देखना है कि ये कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो आप क्या करते हैं, कंपाउंड को ट्रीट करते हैं विद KMnO4 या ब्रोमीन वाटर। तो जब ब्रोमीन या KMnO4 उसके साथ रिएक्ट कर जाता है तो कलर डिकलराइज हो गया, आपको पता चल गया कि ये जो कंपाउंड है ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर डिकलराइज हो गया तो हमने कहा ये अनसैचुरेटेड है, ठीक हो गया। तो क्या अब उस एनालिसिस करने के बाद उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप रिकवर कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो, क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है और आपका जो एनालाइट है या जो सैंपल है जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं वो क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। उसको रिकवर करना क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है। तो ऐसे एनालिसिस जिनके अंदर आप ऐसा मेथड यूज़ करें जिसके अंदर आपका जो एनालाइट है वो क्या हो जाए, डिस्ट्रक्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए या उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए और हम उसको रिकवर ना कर सकें, तो उस एनालिसिस को हम क्या नाम देते हैं, डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस का नाम देते हैं। इसी तरह एग्जांपल है कि आप सॉलिड सैंपल को डाइजेस्ट करते हैं इनटू एसिड। तो जब हम उस सैंपल को डाइजेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद एनालिसिस करने के बाद हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। ये दूसरी एग्जांपल है जिसके अंदर ऐसा मेथड यूज़ हो रहा है जो आपके सैंपल को क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्ट कर रहा है। इसी तरह जो दूसरी कैटेगरी है मेथड बेस के ऊपर, दैट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस। इट डज़ नॉट डिस्ट्रॉय द सैंपल ड्यूरिंग द एनालिसिस। इसमें ज़्यादातर स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, फॉर एग्जांपल एक्सरे है, फ्लोरेसेंस है। तो यहाँ पे ज़्यादातर केसेस के अंदर सैंपल जो है वो हम रिकवर भी कर सकते हैं या उसको रीयूज़ कर सकते हैं फॉर अदर एनालिसिस। इसकी एग्जांपल इसी तरह है जिस तरह हम NMR करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक कंपाउंड लिया और उसका क्या कर लिया, प्रोटॉन NMR कर लिया। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है हम नॉर्मली ड्यूटेटेड सॉल्वेंट यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम अपने सैंपल को क्या कर लेते हैं, डिज़ोल्व कर लेते हैं। तो जब हम उसका NMR प्रोटॉन कर लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसी सैंपल को कार्बन 13 के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका NMR कर सकते हैं, यानी कि हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं फॉर अदर एनालिसिस। इवन कि अगर आपने रीयूज़ ना करना हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि सॉल्वेंट को एवापोरेट करते हैं थ्रू रोटरी एवापोरेटर और आपका जो सैंपल है वो दोबारा क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो ज़्यादातर केसेस के अंदर जहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ऑफ एनालिसिस हम इस्तेमाल करते हैं तो वो लीड करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस को, यानी ऐसे एनालिसिस को जिसके एनालिसिस करने के बाद हम उस सैंपल को हम रीयूज़ कर सकते हैं फॉर अदर टाइप ऑफ एनालिसिस या फिर उसको रिकवर कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स।
लास्ट में एक छोटी सी टर्म है वो एक्सप्लेन आपको कर दूं, दैट इज़ स्पेशिएशन। स्पेशिएशन बेसिकली क्या है? इट इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ क्लास ऑफ कंपाउंड इन अ सैंपल। अब स्पेशिएशन में अब इसको आप एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्पेशिएशन ऑफ लेड करनी है इन द एनवायरनमेंट, तो फिर क्या होगा? द स्पेशिएशन ऑफ लेड इन द एनवायरनमेंट वुड इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ ऑल डिफरेंट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ लेड। अब इसमें के अंदर क्या होगा कि उस सैंपल के अंदर लेड चाहे इनऑर्गेनिक पार्ट के तौर पे मौजूद है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पे मौजूद है, या एलिमेंट के तौर पे मौजूद है। आपने क्या करना है, पूरे का पूरा जो सैंपल है उसके अंदर टोटली होली सोली जो लेड है उसकी अमाउंट को क्वांटिफाई, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में उसकी क्वांटिटी को आपने मेंशन कर देना है, एनालाइज कर देना है, डिटर्मिन कर देना है। तो वो जो एनालिसिस कहलाएगा उसको हम जनरली किस में लेके आएंगे? स्पेशिएशन के अंदर लेके आएंगे। तो ये भी टर्म बाज़ का यूज़ होती है, इसलिए आपको बता दी गई। तो यहाँ तक हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस हैं जनरली विद व्यू ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस उनको डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टेजेस ऑफ एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू फॉर वाचिंग।